ये भी कर लेते हैं। तो हमने जो है माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो है बात कर ली थी कि किस प्रकार से हम 3D मॉलिक्यूल को 2D मैनर में रिप्रेजेंट करें। उससे पहले पढ़ लिया था अपन ने, जो हमने बात की थी वो है कि फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मॉलिक्यूल के बारे में देखें, उसको देखते रहिए। इस प्रकार से हम जो है बात की हमने, पहला ये देख लिया। दूसरा बात कर रहे हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की, फिशर प्रक्षेपण सूत्र की, जिसमें बता दिया कि ये बल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, उनके लिए दिया जाता है। वो सिंप्लीफाई है, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से किताब में या किसी में देखा होगा। ओपन स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइंस मेन चेन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, मेन चेन के बारे में देता है, यानी जो मुख्य श्रृंखला है उसके बारे में बताता है कार्बन की। और बाकी जो इसके बाद अटैचमेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो है वर्टिकल लाइन शेप के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस जो है वो उसमें टॉप पर फंक्शनल ग्रुप, नीचे और बॉटम पर हमें लोअर ग्रुप पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ अपन देख लिए थे इसके एक नियम था, 180 डिग्री पर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो पहले वाली स्टेज से दूसरी वाली स्टेज आइडेंटिकल इक्विवेलेंट होती है। दूसरा है अगर दो इवन चेंज करते हैं, किसी भी एक ही कार्य सेंटर के अंदर दो लिगेंड्स को आपस में इवन चेंज किया जाता है तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। एक इवन चेंज करेंगे तो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। आर का एस, एस का आर होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। दूसरा है फोर्थ में हमने 90 डिग्री पर करते हैं तो भी हमें नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। पांचवा जो है अगर हम फ्लिपिंग करते हैं, यानी इसको 180 डिग्री पर आउट ऑफ द प्लेन या प्लेन के अंदर की तरफ हम जो है उसको रोटेट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन रोटेट करते हैं, तो हमें जो है स्ट्रक्चर मिलती है वो पहले वाले स्ट्रक्चर की नॉन इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर बहुत अच्छा है, उसमें बताया था मैंने कि एक ग्रुप को हमने, एक लिगेंड को हमने, किसी भी कार्य सेंटर के एक लिगेंड को हमने क्या कांस्टेंट मान लिया, बाकी जो 3 लिगेंड बाकी हैं उन 3 लिगेंड्स को हम क्या करते हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज एंड या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे रोटेट कीजिए तो पहली वाली स्ट्रक्चर दूसरी वाली स्ट्रक्चर की क्या होगी, आइडेंटिकल होगी या इक्विवेलेंट होगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चले आगे। आगे देखते हैं कि दूसरा तीसरे नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो है सोहर्स फॉर्मूला या सोहर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है सोहर्स, ठीक है ना। तो ये सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी दो कार्बन सेंटर वाली जो स्ट्रक्चर है उसी पे काम में लिएगा, दो से कम में काम में नहीं आती है, एक में नहीं आएगी। दो कार्बन सेंटर वाली स्ट्रक्चर है उसके लिए हम काम में लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल की सिंपलीफाइड एग्जांपल है जैसे कि एथेन। एथेन में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है उसको एक डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड द लेफ्ट हैंड बॉटम, जो लेफ्ट हैंड बॉटम है, लेफ्ट हैंड बॉटम एंड रिप्रेजेंट बाय द एटम नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर, जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो बॉटम मिलता है वो तो रिप्रेजेंट करता है किसके, ऑब्जर्वर की तरफ के कार्बन एटम को। और जो टॉप पर होता है, टॉप हैंड को राइट हैंड की तरफ होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है किसको, एंड ऑफ द या अबव फ्रॉम द ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल हम देखते हैं सोहर्स फॉर्मूला का। देखिए सोहर्स फॉर्मूला इस प्रकार से हमने देखो रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिस प्रकार से हमने एथेन के बारे में बता रखा है बिल्कुल सिंपली तरीके से, उस सिंपली तरीके एथेन के बारे में देखिए आपने, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम जो है एथेन के बारे में काम कर सकते हैं। तो ये एथेन है, ये जो है ये जो बता रहा हूँ मैं, इस द डायगोनल लाइन है। इस डायगोनल लाइन के अंदर ये जो पॉइंट है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट है। इस पॉइंट को हम अगर कहें तो ये ऑब्जर्वर की साइड है, जैसे ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और जो देखता है तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये जो चीज है ये ऑब्जर्वर देखता है तो वो कार्बन हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, और ये जो कार्बन पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है ये कार्बन जो दूर है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो दो नीचे के हैं वो हमें दो OH नीचे तो दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इस प्रकार से जो देखने को मिल रहा है इसमें हमें जो है वो मिलेगा कि जो ये H है, एक H हम बात कर रहे हैं, ये H के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये H हमें जो मिल रहा है वो H हमें
इस प्रकार से मिलेगा, जैसे कि एक मिनट में जो है मार्कर ले लेता हूँ, अपन इसके बारे में बात करते हैं। मार्कर किस प्रकार से काम करेगा देखते हैं। मार्कर ओके, इरेज को पहले बंद करना पड़ता है, मार्कर को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, तो नहीं आ रहा है, तो दोबारा से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम एक मार्कर ले लेते हैं, मार्कर लेकर के, और ये मार्कर हमने ले लिया है। तो देखिए अब इसमें जो ये है, देखिए खास बात देखिए कि ये एक प्रकार का इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर यह अनस्टेबल है, और जैसे ही हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है, इसको रूम टेम्परेचर मिलता है, तो ये 180 डिग्री पर रोटेट करने लगते हैं। और इस प्रकार से कई प्रकार की स्ट्रक्चर हमें मिलती है, कई तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, इसमें स्किप भी मिलेगी, इसमें ट्विस्टेड मिलेगी, इसमें इक्लिप्स मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन दो प्रकार के स्ट्रक्चर मेन रूप से, एक तो लोअर एक हायर। तो जिसमें दोनों OH यानी दोनों वर्टिकल वर्टिकल जो है वो, इसमें कि दोनों H और H एक दूसरे के अपोजिट साइड हो डायगोनल लाइन के, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर या इस प्रकार का जो आइसोमर है उसे बोलते हैं क्या, स्टगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है ना, हमने पढ़ा होगा पहले भी, पढ़ते आ रहे हैं कि समरूपीय समावेयता, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। पहला है स्टगर्ड कन्फर्मेशन, जो कि इसमें कि दोनों OH दोनों H और H एक दूसरे के अपोजिट साइड है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इक्लिप्स में देखिए दोनों OH जो है, मार्कर्स में दिखा रहा हूँ, OH एक दूसरे के क्या है, सॉरी, दोनों OH जो है एक दूसरे के क्या है, आप देखेंगे इसको एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये गलत हो गया है। दोनों OH जो है वो किस प्रकार से है, वो दोनों OH हमें बिल्कुल समान एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिखाई देने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये हमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन को शो कर रहे हैं एथेन की। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार का कन्फर्मेशन हो गए, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। तो ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स एक दूसरे में 180 डिग्री पर रोटेट रहते हैं, और ये जो है हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार का फिनोमिना जो होता है वो कहलाता है हमारा एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी 3D मॉलिक्यूल का 2D मैनर में, और इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे अभी अपन। लास्ट फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द न्यूमैन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन ने दिया था इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिस प्रकार से फिशर फ्लाइंग वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए फिशर आया, सोहर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आया, न्यूमैन आया। ठीक है, द फिशर प्रोजेक्शन इज द प्लेनर प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, एंड द न्यूमैन प्रोजेक्शन इज ए प्लेनर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द सोहर्स। ठीक है, सोहर्स का ये प्लेनर है न्यूमैन, और फ्लाइंग वेज का प्लेनर कौन सा है, फिशर है। ओके, चलो देखिए कैसे क्या करते हैं इसके अंदर। इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, जिस प्रकार से हमने एथेन के बारे में बात की थी, जो हमने इसमें देखा था कि एक कार्बन एक इस प्रकार से ऊपर और नीचे होते हैं, दोनों जो है इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो ये कार्बन एक जो ऑब्जर्व की तरफ वाला कार्बन है, और जो ऑब्जर्व के दूर वाला कार्बन है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से ये डायगोनल लाइन है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। स्ट्रेट मतलब इस प्रकार से था, अब ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से है, और ये बिल्कुल अगर हम इसको यूं देखें तो ये हमें यूं मिलता है, ये डायगोनल है। ठीक है, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल को आप बिल्कुल यूं करके यूं लेके आइए, यूं करके यूं लेके आते हैं। ठीक है, और यूं करके और यूं इसको रख दीजिए। ठीक है, अब जो मिलेगा देखो, ये सामने का भाग है, इसके जस्ट पीछे वाला भाग हमें सामने दिखाई दे रहा है, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो सामने का जो कार्बन एटम है, सामने का जो कार्बन एटम है ये वाला,
इसको क्या करेंगे अपन, इसको तो हम डॉट के थ्रू दर्शाते हैं, तो पीछे का जो कार्बन एटम है उसको हम साइकिल से दर्शाते हैं, एक सर्किल से दर्शाते हैं। तो सर्किल जो है वो हमें उस कार्बन को बताती है जो कि ऑब्जर्वर के दूर है, और जो सॉरी और जो ऑब्जर्वर के पास है उसको हम डॉट से थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखिए आप न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक डॉट के द्वारा दर्शाया गया, ये डॉट जो है वो उस कार्बन एटम को दिखा रहा है, वो कार्बन जो कि फ्रंट साइड में है, और जो सर्किल है वो सर्किल उसको दिखा रहा है जो कि क्या हमारे जो है इस प्रकार से दूर की तरफ है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बात कर सकते हैं, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये सर्किल जो है वो हमारे उसको दिखा रहा है जो कि दूर है। ठीक है ना, क्योंकि हमसे दूर कार्बन वाले एटम को दिखाने की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो अब हम बात करते हैं क्या, किस प्रकार से जो है हम देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कैसे, ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये कार्बन एटम सामने की तरफ है। ठीक है, और अब हम बात करें कि इसको हमने जब 60 डिग्री पर रोटेट किया तो देखिए इसमें भी H और हमें दिखाई दे रहे हैं, ये H है, ये H जो हमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम इसको रोटेट देखते हैं, कोशिश करते हैं, ये H जो दिखाई दे रहा है ये, और ये H एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, एक दूसरे वर्टिकल है, अपोजिट है। और दूसरा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और तीनों हाइड्रोजन में देखिए दूसरे सर्किल के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक सर्किल का हाइड्रोजन डॉट के हाइड्रोजन के साथ में किस प्रकार से है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे ये एक दूसरे क्या दोनों एक दूसरे क्या हो गए, वर्टिकल। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, वर्टिकल है, और वर्टिकल में मतलब 180 डिग्री का इसका अंदर एंगल है। इसी प्रकार से एक सर्किल के कार्बन दूसरा वाला और डॉट हाइड्रोजन दूसरा वाला, सर्किल हाइड्रोजन दोनों के बीच में भी 180 का है, इस प्रकार से इसमें और इस पर भी 180 का देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है उनको आराम से जो है इजीली जो है बता सकते हैं, इजीली हम इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इजीली जो है हम ये कह सकते हैं कि 3D मॉलिक्यूल को 2D मैनर के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें कि जैसे हम इस मॉलिक्यूल के अंदर आगे वाले सर्किल को कांस्टेंट मानते हुए डॉट को हमने जो है एक डॉट बना रखा है जिसको कि फ्रंट की तरफ है, उस कार्बन को कांस्टेंट मानिए, और पीछे वाले सर्किल को आप रोटेट कीजिए 60 डिग्री का, ये डायहेड्रल एंगल है। रोटेट करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है जिसमें कि बीच में डायहेड्रल एंगल जो है, तीनों कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आए थे, हाइड्रोजन एक सर्किल का हाइड्रोजन दूसरे सर्किल का हाइड्रोजन आमने सामने आने के कारण कह सकते हैं कि इनमें डायहेड्रल एंगल 0 है। इस प्रकार से डायहेड्रल एंगल में 0 आता है, और 0 आने के कारण स्ट्रक्चर मिलती है हमें क्या, इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन ऑफ एथेन। और जबकि पहला वाला जो हम बात कर रहे थे वो थी स्टैगर्ड, यानी जो कि इसमें सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, वो सभी कहलाते हैं स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ एथेन। और इसमें सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हो या एक दूसरे के सामने हो तो वो कहलाता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन अनस्टेबल होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होता है। इस प्रकार से हम 4 प्रकार के 3D मॉलिक्यूल को 2D मैनर में रिप्रेजेंट करने के तरीके देख लिए, फ्लाइंग वेज, फिशर, शोहर्स और न्यूमैन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम इसके बारे में बात करते हैं, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फिशर का फ्लाइंग वेज का फिशर में, न्यूमैन का फिशर में, और फिशर का न्यूमैन में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, और वो कन्वर्जन में क्या नियम और शर्तें होती हैं उसके बारे में हम अगली लेक्चर में बात करेंगे। अभी का लेक्चर इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम नए टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, 4 लेक्चर में कंप्लीट। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।